हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सबका यूपीएससी टाइम में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का अवर पास्ट 3 बुक का रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 है इस बुक का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से कंट्री साइड्स पे रूलिंग होती थी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल एंड द दीवानी पावर, यानी कि दीवानी पावर्स को ग्रांट कैसे दी गई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज अप हो गया था, यानी कि हम मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड अप ऑफ ए दीवान ऑफ द बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765 बाय देन Mughal Emperor Shah Alam II. Thus, the company became of the chief financial administrator of the territory of the Bengal, यानी कि इंडिपेंडेंट रूलर बन गए थे, तो उसी से लिया गया है दी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द territory of the Bengal. The company official understood the important aspect of expanding their base in India. They understood the importance of those who had ruled in the countryside in the past and had enjoyed the authority and prestige. The company wanted to be carefully not to annoy those peoples. It means कि कंपनी ने को समझ में आ गया था कि इंडिया है ना, वो उसके मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको समझ में आ गया था इम्पोर्टेंस ऑफ दोज हु हैड रूल द कंट्री साइड, जो कंट्री साइड पे रूल कर चुके थे पास्ट में, एंड द दोज हु एंजॉय द अथॉरिटी एंड द प्रेस्टीज द कंपनी वांटेड टू बी केयरफुल नॉट टू अनॉय अदर पीपल, मतलब दूसरे को अनॉय यानी परेशान नहीं करना चाहते थे। ग्रोथ एंड रिवेन्यूज का क्या था। इनिशियली द कंपनी वाज just interested in collecting the revenue so that its trade and the other expenses could be financed, but the company was not interested in setting up the any ruler system of the assessment and collection. The revenue was enough to double the purchase by the company within the 5 years. It means कि कंपनी का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो रूलिंग करे, बट उसको रूलिंग करनी पड़ी, बस वो ट्रेडिंग के लिए ही आए थे, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूलर थे, उनको सब कुछ भी नहीं दे रहे थे इस वजह से, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द कॉमन पीपल, बट द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। आर्टिशियन वर बीइंग फोर्स्ड टू द सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइसेस एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम वर द deserting their villages. Peasants were not able to pay the dues. Production by the artisan declined and the farm production also declined. In 1770, a terrible famine hit in the Bengal. It killed 10 million people. It यानी कि 10 मिलियन पीपल को लोगों को इन्होंने मर चुके थे फेमाइंस की वजह से। आफ्टर डैट यानी फेमाइन आ गया था, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन लोगों की लो हो चुकी थी, ठीक है, सूखा पड़ गया था, तो मतलब फाइनेंशियली भी लोग लो हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है परमानेंट सेटलमेंट। हाउ दे यूज अ परमानेंट सेटल। द कंपनी हैड टू टेक सम स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट इन लैंड, यानी कि इस टाइम पे गवर्नर आ चुके थे, हर टाइम पे गवर्नर चेंज होते थे, इस वजह से क्या था कि अलग अलग सेटलमेंट होती थी। फेमाइन आने की वजह से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट इन लाइन। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। अकॉर्डिंग टू दिस द Rajas and the two Talukdar were the recognized as the Jamidar and were given the responsibility of revenue collection from the peasant. The amount to be paid was fixed permanently and hence the named permanent settlement. उसको permanent settlement का नाम दिया गया। The company official felt that it would ensure a regular flow of revenue. They also felt that this would motivate the Jamidar to invest in improving the land. That Jamidar would benefit from the increased production because the revenue demand would not be increased. यानी कि प्रोडक्शन की डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता था, लेकिन उससे जो रिवेन्यू मिलने वाला था उसकी डिमांड को इंक्रीज नहीं किया जा रहा था। प्रॉब्लम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। द रिवेन्यू वाज फिक्स्ड एट सच ए हाई लेवल दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे, यानी कि रिवेन्यू का लेवल हाई था, ठीक है, तो जमींदार क्या थे, उसको पे नहीं कर सकते थे। जमींदार हु फेल टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट द जमींदारी, जो रिवेन्यू पे नहीं कर सकते थे वो जमींदारी लॉस्ट कर देते थे, यानी कि उनकी जमीन वगैरह छीन ली जाती थी। एंड जमींदारी वर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो
जमींदार जो थे वो सारा पैसा जो उनका मतलब खेती का कमाया हुआ जो पैसा आता था वो रिवेन्यू देने में ही खर्च कर देते थे, लेकिन जो लैंड की फर्टिलिटी है या फिर उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाने में उनका कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा था उस पैसे का, यानी कि जो भी था रिवेन्यू में ही चला जाता था। इस वजह से फर्टिलिटी भी लो हो रही थी और फसल भी कम हो रही थी और उनको मतलब उनको रिवेन्यू देने पड़ते थे, उनके पास पैसे भी नहीं बचते थे। जमींदारी प्रेफर टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड एंड द सेल्डम बोर्डर about the investing in land. They were just happy to lease out the land to the tenants, यानी कि वो क्या करते थे, कैसे ना कैसे करके कुछ भी प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे। ठीक है। आफ्टर दैट द महालवारी सिस्टम, महालवारी सेटलमेंट क्या था कि बाय द अर्ली ऑफ 19th सेंचुरी द कंपनी ऑफिशियल वर प्लानिंग टू चेंज द रिवेन्यू सिस्टम, यानी कंपनी ऑफिशियल ने सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की थी। अ न्यू सिस्टम वाज डिराइव्ड, होल्ट मैकलाइन वाज कन्विंस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। दे वांटेड टू प्रिजर्व दिस इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट। ही सेंट कलेक्टर टू द डिफरेंट to keep a survey. Data regarding land size and the type of customer and the right of different group were collected. अलग अलग ग्रुप से लोगों को कलेक्ट किया गया। The revenue estimation was done for each village. हर एक विलेज के लिए revenue estimation किया जाता था। The villages was known as a mahal, यानी कि जिसके लिए किया जाता था villages के लिए, उस villages को mahal कहा जाता था। And hence this system was known as महालवारी सिस्टम। इस सिस्टम को महालवारी सिस्टम कहा जाने लगा क्योंकि जगह को महाल बोला जाता था। It was also decided to revise the revenue demand periodically. The village headman was given the responsibility of revenue collection. headman को revenue की collection की responsibility दी जाती थी। ठीक है। after that next is the Munro system. अभी next system is the Munro system. Munro system क्या था? The system was also known as the Rayotwari system. It was the first tried on a small scale by the Captain Alexander Red. ठीक है। He tried it in some of those areas which were taken over after the defeat of the Tipu Sultan. This system was subsequently developed by the Thomas Munro. This system was gradually implanted all over the South India. यानी कि थॉमस मुनरो के नाम पे इस सिस्टम का नाम मुनरो सिस्टम पड़ा था, जो कि साउथ इंडिया वाले पार्ट पे इम्प्लांटेड हुआ था। ठीक है। देर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार इन द south, hence the settlement had to be directly made with the cultivator ryots. ठीक है। कल्टिवेटर्स को रियोट बोला जाता है, जिसको रियोट वाली सिस्टम भी बोला जाता था। रियोट्स हैड बीन टेलिंग द लैंड फॉर द जनरेशंस, देयर फील्ड वर द केयरफुली सर्वेड टू मेक द रिवेन्यू असेसमेंट, यानी कि केयरफुली सर्वे किया जाता था लैंड का ताकि रिवेन्यूज ले सके। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव रिवेन्यू, इतना सारे रिवेन्यूज की प्रॉब्लम्स क्या थी? द रिवेन्यू ऑफिशियल वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड, लैंड से इनकम, जो ऑफिसर थे मतलब अलग टाइम पर अलग अलग गवर्नर आते थे, वो अलग अलग पॉलिसीज लगाते थे। तो उसमें से एक मतलब जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया कि लैंड से ना ज़्यादा से ज़्यादा इनकम लेने का प्लान किया। तो हेंस दे फिक्स्ड वेरी हाई रिवेन्यू डिमांड, तो उन्होंने ना रिवेन्यू की डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी ताकि लैंड से वो ज़्यादा रीवेन्यूज ले सकें। पीजेंट फॉर नॉट एबल टू पे रिवेन्यू, पीजेंट रिवेन्यू पे नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके खाने के लिए या लैंड के लिए तो मतलब पैसे नहीं बचते थे, तो इस वजह से लैंड को अच्छे से फर्टाइल नहीं हो सकती थी। तो लैंड फर्टाइल नहीं होगी तो वो जो क्रॉप्स है वो भी कम आती थी। इस वजह से क्या होता था कि पैसे कम मिल पाते थे तो रिवेन्यू भी पे नहीं कर पाते थे। रियोट्स फील्ड द कंट्री साइड एंड द विलेजर बिकम डिसर्टेड इन मैनी रीजन, इस वजह से जो विलेजर थे वो डिजर्ट हो गए बहुत सारे एरिया में। ओके। आफ्टर दैट इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ, ये मतलब हाफ चैप्टर है, हाफ स्लाइड्स है इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्रीकल्चर सिस्टम पढ़ेंगे। सो तब तक चैनल से बने रहिए और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो तो या सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।